Good morning, dear friends. So today we are going to start third chapter of Indian economic development, that is liberalization, privatization, globalization, and popularly it is known as LPG. So generally when we say LPG, students they take the meaning that liquid petroleum gas, but it is not liquid. It is a L for liberalization, P for privatization, and G for globalization. So let us start this line by line reading from the संदीप गर्ग बुक. सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय से. आज़ादी कब मिली? 1947 में. बहुत सारे लोग कहते हैं इट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ पावर. खैर जो भी है, फिलहाल हम अंग्रेज़ों के चंगुल से 1947 में से निकले. इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का, कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक का जहाँ प्रेजेंस है वही क्या कहलाता है? वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है. मतलब कैपिटलिस्टिक मतलब प्राइवेट सेक्टर और सोशलिस्टिक मतलब पब्लिक सेक्टर. तो जहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हो वो हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है. बट कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यहाँ लिखा भी हुआ है, विद दोज ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम. सोशलिस्टिक इकोनॉमी मतलब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है. ऐसा होता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. थोड़ा ऊपर कर ले, ठीक है. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है इसमें, ठीक है. बट इन द रियलिटी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द कंट्रोल. तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया? कंट्रोल डोमिनेट किया, ठीक है ना. इसका बहुतायत थी, प्रचुरता थी. डोमिनेटेड द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड. तो प्राइवेट सेक्टर क्या रहा? इग्नोर्ड रहा, ठीक है. 1991 से पहले तक की कहानी ये हम बात कर रहे हैं. 1991 से पहले देयर वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर. द डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर for about 4 decades led to the establishment of various rules and laws which hampered the process of growth and development. ठीक है. तो ये आपको यहाँ से assertion reasoning के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे. According to some scholars, the increasing role of public sector has helped Indian economy to क्या हुआ? एडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर. क्या एडवांटेज है? क्या इसका रोल है? टू अचीव ग्रोथ इन सेविंग. तो सेविंग बढ़ी. दूसरा पॉइंट क्या है? डेवलप ए डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के उद्योग दिखाई देते हैं, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है. किसकी वजह से? पब्लिक सेक्टर की वजह से. तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं? अचीव फूड सिक्योरिटी. जो फूड सिक्योरिटी है, वो फूड की जो अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई थ्रू सस्टेन्ड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट. और ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से. किसकी वजह से? ग्रीन रिवोल्यूशन जो, ठीक है, 1965 के दौर में जो स्टार्ट किया गया था. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी की बात देखने को मिलती है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब कारण क्या थे? रीजन्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो आर्थिक सुधार किया गया उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पी.वी. नरसिम्हा राव. कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश के नरसिम्हा राव. और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह. हिंदी में लिख रहा हूँ मनमोहन, मन को मोहने वाले मनमोहन सिंह, ठीक है. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोडक्ट थे. तो इनकी चर्चा बहुत कम होती है. सारा श्रेय इनको दिया था, लेकिन बिना इनके संभव नहीं थे. तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. और जबकि बाकी क्षेत्रों में बाकी दूसरे प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म से इतना बड़ा घटना घटा, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन इनका नाम उस तरीके से नहीं लिया जाता है जिस तरीके से दूसरे कार्यों में दूसरे प्रधानमंत्रियों का नाम लिया जाता है. तो इसलिए यहाँ पर मैं इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जिसने मेहनत किया उसको श्रेय जरूर मिलना चाहिए. रीजन्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया इन द ईयर 1990 वॉज वेरी मिजरेबल. तो 1991 में भारत की इकोनॉमी क्या थी? एक प्रकार से कहो तो कटोरा छाप इकोनॉमी. इसलिए कि ये हार्ड के समय में पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज किया जाता था.
तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी कटोरा छापी इकोनॉमी थी, मतलब मिजरेबल इकोनॉमी थी। इट वाज ड्यू टू द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स, मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। इट वाज Let us discuss the various reasons which aroused the need for making major economic reforms in the country। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किन कारणों से करना पड़ा, कौन से ऐसी रीजन्स थे, कौन सी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना पड़ा। अब उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा था? पुअर परफॉर्मेंस of public sector in the 40 years period 1951 से 1990 public sector was assigned an important role to work for the economic development of India। ठीक है, public sector was assigned an important role to work for the economic development of India। ठीक है, तो 40 साल तक पब्लिक सेक्टर ने बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, जिस समय देश को आज़ादी मिली उस समय बहुत सारे ऐसे स्थितियाँ थी जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई। 2 ब्लॉक्स में बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए बस इतना ही याद रखें कि 40 साल तक उन्होंने पब्लिक सेक्टर ने महत्वपूर्ण कार्य किया। हाउएवर एक्सेप्ट फॉर फ्यू पब्लिक इंटरप्राइजेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात हो रही है। जब हम पब्लिक सेक्टर की आलोचना करते हैं तो ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर ने काम बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा किया, लेकिन ओवरऑल जिसको कहते हैं ना एवरेज, किसी पर जो परसेप्शन निकल के आता है तो परसेप्शन पब्लिक सेक्टर का बुरा हो गया। Considering the huge losses incurred by a number of public sector enterprises, the government recognized the need for making necessary reforms। अब चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था तो गवर्नमेंट ने इसमें परिवर्तन, कुछ आमूलचूल परिवर्तन, मतलब कुछ बेसिक्स चेंज करने की बात सोची गवर्नमेंट ने। वो 1991 की जो स्थिति थी, जो मिजरेबल जो कंडीशन था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट की स्थिति थी। डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट। मतलब इंपोर्ट अगर ज़्यादा है और एक्सपोर्ट अगर कम है, तो इंपोर्ट जब होगा तो बाहर से हम सामान परचेज करते हैं। व्हेन वी परचेज द थिंग्स देन हमारा जो करेंसी है क्या, फॉरेन एक्सचेंज, वो बाहर जाता है। ठीक है, तो पैसा बाहर जा रहा है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम सामान बेचते हैं तो पैसा क्या होता है, करेंसी अंदर आती है। ठीक है, तो बाहर पैसा ज़्यादा जा रहा है और पैसा कम आ रहा है हमारे पास, तो लॉस होगा। उसी को हम जब देशों के संदर्भ में बात करते हैं, कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। सिंपल सी बात है। तो पैसा जब बाहर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, इसलिए पैसा कम आ रहा था, इसलिए हम लॉस में थे। इसी को कहा जा रहा है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स एंड फिक्सिंग कोटा। टैरिफ और कोटा का सहारा लेना। ठीक है, अब टैरिफ और कोटा के लिए अलग बात करेंगे। ठीक है, टैरिफ, हैवी टैरिफ एंड फिक्सिंग कोटाज, देयर वाज ए शार्प राइज इन इंपोर्ट्स। ठीक है, ये दोनों टूल्स का प्रयोग करने के बावजूद भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल नहीं होता, लॉस हो ही रहा था। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ इनगुड्स। अब यहाँ लो क्वालिटी, अब यहाँ पब्लिक सेक्टर की आलोचना बनती है। ठीक है, कि पब्लिक सेक्टर की जो क्वालिटी है, जो बहुत सारे प्रोटेक्शन इनको दिया गया, तो इन्होंने क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड ना के बराबर हो गई, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट घटता गया। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई, मतलब लॉस हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी इन द इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जा रहा था। मनी सप्लाई क्या है, ठीक है, जो किसी निश्चित समय बिंदु पर, पॉइंट ऑफ टाइम में जो पब्लिक के पास जो पैसा होता है उसी को हम मनी सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो पब्लिक का पैसा जहाँ कहीं भी होता है,
ठीक है, पब्लिक के हाथ में होता है या बैंक में होता है, तो वो मनी सप्लाई का पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड, तो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड हो रहा था, ठीक है, गुड्स की कमी हो रही थी, पैसा ज़्यादा था, तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, प्राइस राइज होना ही होना है, उसी बात को यहाँ लिखा गया है। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब सारे पैरामीटर्स देखिए निगेटिव हो रहे थे, ठीक है। यहाँ देखो दूसरा पॉइंट क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, और पहला पॉइंट था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर था। अब आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल्सो टर्म्ड एज फॉरेक्स रिजर्व्स और एफएक्स रिजर्व्स आर एक्सटर्नल एसेट्स like convertible foreign currencies, gold, special drawing rights etc. held by the central bank। ये फॉरेन एक्सचेंज को कौन हेल्ड करता है? सेंट्रल बैंक। पहला पॉइंट, एक नंबर का क्वेश्चन कि वो होल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। तो ये फॉरेन एक्सचेंज के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? तो ये सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से सेंटेंस में फोकस करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल्सो टर्म्ड एज फॉरेक्स आर एक्सटर्नल एसेट्स। ये एक्सटर्नल एसेट्स कह जाते हैं। एक्सटर्नल एसेट्स हेल्ड बाई किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा, फॉर डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स इम्बैलेंसेज, जो भी इम्बैलेंस हो उसको पेमेंट करने के लिए। इन 1991, अब 1991 की स्थिति देखिए क्या था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फेल टू द लोवेस्ट लेवल, ये सबसे कम लेवल पर आ गया, न्यूनतम स्तर पर आ गया। एंड इट लेड टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन द कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस हो गई देश में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट, ठीक है, वो एडिक्वेट बिल्कुल बहुत ही निचले स्तर पर आने की वजह से मतलब सफिशिएंट था ही नहीं। टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स, कितना इम्पोर्ट के बिना काम नहीं चलेगा, हमको तेल का आयात करना है, कैपिटल गुड्स का को दूसरे देशों से परचेज करना है, तो इतना कम था, कितना कम था? टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स फॉर नॉट मोर देन 2 वीक्स, मतलब मुश्किल से 15 दिन, मान लो 2 वीक मतलब 12 से 15 दिन क्या की स्थिति बन गई थी। टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स, और जो हम लोगों ने लोन लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट पे करने का, लोन लौटाने की बात तो भूल जाइए, उसका इंटरेस्ट भी पे करने की हम लोग स्थिति में नहीं थे। तो ये आप समझते, इसी को मैं कहता हूँ कि भारत की इकोनॉमी, जो भी पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई थी कटोरा छाप इकोनॉमी, उसी तरह भारत की इकोनॉमी 1991 में क्या थी? कटोरा छाप इकोनॉमी, कटोरा छाप। ऐसा लिखने बोलने से याद रहेगा कि मतलब बहुत ही बुरी स्थिति, मिजरेबल कंडीशन था, कटोरा छाप इकोनॉमी, ठीक है, कटोरा छाप इकोनॉमी, ऐसे लिखने से याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट, मोर एवर नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लेंड। अब यहाँ पर जो है स्थिति खराब थी, इसलिए कोई देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी में उस तरह की कोई चीज़ थी नहीं, कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी कि इकोनॉमी को लोन दे और फिर वापस लोन नहीं चुका पाएँ, तो इसलिए कोई लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था। मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी स्थिति क्या है, कि आप किसी दोस्त से पैसा मांग ले जाए और दोस्त पैसा ही न दे, तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो वो स्थिति भारत की थी। नेक्स्ट है ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन रिवेन्यू, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन रिवेन्यू, जो सरकार को आय की प्राप्ति होती थी, ठीक है, उससे कई गुना खर्चे होते थे, ठीक है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो गई, ठीक है। आमदनी बिल्कुल नहीं है और खर्चा हुआ जा रहा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से गरीबी आएगी ना। जैसे घर में भी क्या होता है, अगर परिवार के लोग बाहर बहुत खाना खाएं, बाहर बहुत घूमें, तो क्या होगा? खर्चा ज़्यादा होगा, और आमदनी कम होगी तो घर में झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। उस तरह देश की इकोनॉमी भी यही चीज़ लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट हैड टू जनरेट सरप्लस रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट को क्या करना था? इस रेवेन्यू जनरेट करना था टू मीट द चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, उसको दूर करने के लिए तो ये सब करना, और रेवेन्यू को चाहिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए पैसा चाहिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उस बहुत ज़्यादा रिसोर्स को कंज्यूम कर जाता है ये। हाउएवर देयर वाज नो एडिशनल रेवेन्यू, और कोई अतिरिक्त रेवेन्यू नहीं हो रहा था, ड्यू टू कंटिन्यूस स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम पर लगातार फंडिंग की वजह से कोई रेवेन्यू का जनरेशन भी नहीं हो रहा था। मोर एवर गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू, ठीक है। गवर्नमेंट सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने की स्थिति नहीं थी फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। अब घर के जो आंतरिक जो सोर्स हैं पैसा जनरेट करने के, इंटरनल सोर्सेज में रेवेन्यू के सारे मेजर्स जो है वो काम नहीं कर रहे थे, सच एज
टैक्सेशन से रेवेन्यू होता है, पैसा आता है, सरकार को पैसे मिलते हैं। रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, अब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की हालत ही ख़राब थी, पहले से ही देख लिया आपने, पूरा परफॉर्मेंस पहला ही पॉइंट था, ठीक है। तो ये सब स्थिति थी। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगैन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू। अब एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा था, बाय सच लार्ज मार्जिन, और उसका अंतर बढ़ता ही जा रहा था, दैट इट बिकेम अनसस्टेनेबल, कि उस पर इतना अंतर बढ़ता जा रहा था कि उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया था, कि उसको बहुत ही मुश्किल हो रही थी, कि वो बर्दाश्त करने की सीमा से बाहर हो रहा था। एट द टाइम्स द फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। At times, the foreign exchange borrowed from the other countries and international financial institution was spent on meeting consumption. अब वहाँ जो दूसरे लोगों से जो लोन लिया भी गया था ना, उसका प्रयोग किस लिए हुआ, तो स्पेंट ऑन मीटिंग कंजम्पशन नीड्स, ठीक है। जैसे आप बैंक से लोन लो और लोन ले लो कि आप मतलब मकान बनाने में, ऐसे या तो एक प्रकार का लोन होता है कि आपने लोन लिया, उससे गाड़ी ली और गाड़ी को चलाया और उससे पैसा हुआ, उसको लोन को वापस किया, फिर दूसरी गाड़ी परचेज किया, उसके लिए लोन लिया फिर से, तो ये होता है प्रोग्रेसिव लोन, ठीक है, कैपिटल जिससे जनरेट हो। एक होता है कंजम्पशन लोन, कि आपने पैसा लिया और खाने पीने पर उड़ा दिया। तो गवर्नमेंट की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो फॉरेन जो बोरोवर्स थे उनसे जो पैसा लिया गया था, हाँ, उस पैसे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहाँ पर खर्च किया, कंजम्पशन नीड्स पर, क्योंकि देश की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है, हालत बहुत ख़राब थी। मोर एवर नीदर एनी अटेम्प्ट वाज मेड टू रिड्यूस, अब सरकार जो थी उस समय, तो उसने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, ठीक है, इसको कंट्रोल किया जा सके, मतलब सॉलिड जो एफर्ट करते हैं ना, वो कुछ नहीं किया। नीदर एनी अटेम्प्ट वाज मेड टू रिड्यूस द प्रोफिलिगेट और रेकलेस स्पेंडिंग, तो जो मतलब कहते हैं कि केयरलेस, जिसको कह लो, तो रेकलेस स्पेंडिंग जो खर्चे हो रहे थे ना, तो उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। सफिशिएंट अटेंशन वाज गिवन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और न तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सही मात्रा में सही तरीके से एफर्ट किया गया, ठीक है, और इसको ग्रोइंग इम्पोर्ट्स, ठीक है, कि इम्पोर्ट जो हम कर रहे थे, उस इम्पोर्ट को पे करने के लिए हम जो एक्सपोर्ट से हमारा जो सरप्लस होगा तभी तो हम इम्पोर्ट्स का पेमेंट कर पाएंगे। तो ना तो एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन हो पा रहा था, ना इम्पोर्ट का हम खर्चा निकाल पा रहे, तो ये स्थिति कुल मिला के बहुत ही ख़राब स्थिति, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के पॉइंट में देखा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंडीशंस है कि वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जब हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे और प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। अब आते हैं क्राइसिस ऑफ 1991 क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स्ड इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF। अब ये मतलब बिल्कुल जो कटोरा छाप इकोनॉमी थे, तो हम मजबूर होकर कहाँ गए, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है। जैसे पाकिस्तान कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास जाता है, तो हमारी स्थिति कुछ वैसी ही थी। टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच्ड फॉर लोन फ्रॉम, दे दो भाई दे दो, है ना, भगवान के नाम पर दे दो बाबा, इस तरह वाली स्थिति थी। भारत वैसे ही करता है, वह कहाँ गया, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इसको याद रखें, फुल फॉर्म कभी आ जा सकता है। तो IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुआ था, 1939 से 45 तक। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को एटम बम गिराया गया था, उसके बाद जापान बर्बाद हो गया था। तो उस सेकेंड वर्ल्ड वार में विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो भी वर्ल्ड वार में जिन्होंने फ्रेंडली मैच खेला था सेकेंड वर्ल्ड वार का, तो उसमें उनकी जो स्थिति खराब हुई थी, तो उस इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इससे बैंक का निर्माण हुआ था। इसका नाम इसलिए पड़ा, जिसको हम आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, popularly known as World Bank, to facilitate lending for reconstruction and development, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, टू अवेल शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स टू सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स। इंडिया, अब देखिए, इंडिया अवेल्ड 7 बिलियन लोन। अब ये कितना इंडिया अवेल किया, 7 बिलियन,
ठीक है, इसको याद रखेंगे। कितना अवेल किया था इंडिया? 7 बिलियन फ्रॉम दीज एजेंसीज एज अ लोन। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने कहीं एक क्वेश्चन देखा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 एंड ही वॉज ग्रेटली एक्नॉलेज्ड फॉर हिज कैपेबिलिटीज टू स्टीयर अवे द इकोनॉमिक क्राइसिस लूमिंग लार्ज ऑन द इंडियन इकोनॉमी। और उनको एक क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को इन सारी परिस्थितियों से बचाया था। फॉर availing the loan, these international agencies expected इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। अब ये जब कोई लोन दे रहा है ना, तो वो शर्त लगा रहा है। क्या शर्त लगा रहा है? कि भैया हम आपको लोन देंगे और आप लोन तभी मैं दूंगा जब अपने इकोनॉमी में कुछ परिवर्तन करें। क्यों? क्योंकि लोन देने वाला भी ये चाहता है कि उसको गारंटी मिले, और गारंटी उसको क्या समझ में आ रहा था? इसको जब तक कि अपनी इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे तो इनका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और हमेशा समझ लीजिए, कभी भी लोन आप जब लेते हैं ना, तो आप झुकना ही पड़ता है और सामने वाले की शर्त को मानना ही पड़ता है। तो इसी तरह वर्ल्ड बैंक और IMF ने, जिस पर अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्री का डोमिनेंस था, तो निश्चित रूप से भारत के ऊपर दबाव डाला होगा, और उस दबाव के आगे हमको झुकना पड़ा होगा। तब हमने अपनी अर्थव्यवस्था में, ना चाहते हुए, बहुत सारे परिवर्तन हम लोगों ने किए थे जो हमारी इकोनॉमी के लिए उतने अच्छे नहीं थे, तभी हमको करने पड़े होंगे निश्चित रूप से। क्योंकि ये लोन देने वाले की एक शर्त बनती है, जो कि, और आप लोन तब आप ले रहे हो जब आपकी स्थिति खराब हो, तो वो हमेशा अपर हैंड में होगा। ये बेसिक चीज़ है। चलिए, फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। पहला क्या? रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पर जो रिस्ट्रिक्शंस है, अभी आपने पढ़ा था ना कि 4 डिकेड तक पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेट किया था। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर इग्नोर किया गया था। आपने IPR 1956 की भी पॉलिसी, 56 की भी पॉलिसी आपने देखी, जिसमें 3 कैटेगरीज बनाया गया था, A, B, C, 3 कैटेगरीज बनाया गया था कंपनीज़ का, जिसमें A में तो 100% रिजर्व था, 12 कंपनियाँ इसमें भी थी, और C में जो है नॉन इम्पॉर्टेंट वाली जितनी भी चीज़ थी ना, वो C में कैटेगरी में, जिसे प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था। ठीक है, तो रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज़। अब गवर्नमेंट का जो रोल है उसमें घटाना, मतलब जहाँ पहले पब्लिक सेक्टर था उस रोल को कम करना। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज एंड रिमूविंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। और ट्रेड के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, तो जो कोटा है, जो कैपिंग है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, उसको हटाना पड़ेगा। मतलब बाहर की जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो यहाँ आकर आसानी से व्यापार कर लेंगी। तो ये देखिए, ये परिवर्तन करवाया किसने? वर्ल्ड बैंक और IMF ने, तभी वो भारत को पैसा दिया। तो वो अपनी कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, जो देश थे, इसके माध्यम से भारत में एंट्री पाते हैं। तो इसको एक बार, इस तीनों पॉइंट्स को एक बार और देखेंगे। फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल, तो व्हाट आर द मिनिमम थिंग्स दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट बिफोर पेइंग द लोन टू इंडिया? रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पर जो रोक लगी हुई है कि ये IPR 56 के तहत, ठीक है, उन सब एरियाज में जो पहले रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको डिसरिजर्व करने की बात इसमें छिपी हुई है। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, जो मेनी एरियाज में जो गवर्नमेंट था उसको प्राइवेट पार्टनर्स को भी देने की बात कही गई। रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे उसको ख़त्म करने की बात कही गई। इंडिया एग्रीड टू द कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और भारत के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, तो उसको एग्री तो करना ही था। वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने भारत को एग्री करना पड़ा। अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक, और यहीं से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 24 जुलाई 1991। तो बजाओ ताली, हो गया प्रथम वीडियो संपन्न। अब हम आगे डिटेल पढ़ेंगे द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में अगले वीडियो में। थैंक यू।